नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के दौर में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आज पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में ये 20वां वीडियो लेक्चर ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उसके अधिकार के बारे में, कुछ चीज़ें, उसके अध्यादेश जारी करने के बारे में, कुछ और प्रावधान कैसे होता है, क्या होता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? कुल मिला के इस प्रश्न में पूछने का मतलब ये है कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि राष्ट्रपति जो है वो खुद से कोई भी कार्य नहीं करते। मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की सलाह पे कोई भी कार्य किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, इस बारे में पूछा गया है। यानी जब भी अध्यादेश बनेगा तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगी कि ये अध्यादेश आपको निकालना है, ये कानून बनना आवश्यक है। और राष्ट्रपति को यदि वो कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ अभी बहुत ज़रूरी है ऐसा कानून बनाना, तो राष्ट्रपति फिर साइन करते हैं और वही अध्यादेश बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 123 आगे अध्यादेश के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये फैक्ट है, आप कभी पढ़ेंगे या फिर आगे कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आए तो ये फैक्ट एक सेंटेंस डाल दें। तो एक चीज़ बता दूं कि अध्यादेश कभी भी संविधान संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता, सामान्य कानून के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 1 माह, 6 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। यहाँ पे बात ये ऐसी नहीं है कि 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, 6 सप्ताह के अंदर रखना और उसे पास कराना भी आवश्यक होगा, तभी अध्यादेश लागू रह पाएगा, नहीं तो वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा, उसका अवसान हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रश्न जो है सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। मैं ये बात इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक योजना आयोग नाम का शब्द आया है। योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है। अब ये नीति आयोग हो गया है। अब देखते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो क्या वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? हाँ, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। दूसरी बात है योजना आयोग के उपाध्यक्ष या नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सेम फंक्शन है, सेम हायरार्की है, सारी चीजें सेम है। आपको योजना आयोग नीति आयोग में कोई फर्क नहीं है। उसके अध्यक्ष को कैसे, उसका उपाध्यक्ष कैसे चयन होता है, क्या होता है, सारा चीज जैसा योजना आयोग का था वैसा ही नीति आयोग का है। तो इसमें कोई भी घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे है योजना आयोग के उपाध्यक्ष। तो एक चीज मैं बता दूं, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है पीएम, यानी प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और एक वास्तव में प्रधानमंत्री नीति आयोग से संबंधित निर्णयों को खासकर नहीं लेते, जो भी निर्णय वगैरह लेते हैं उसके उपाध्यक्ष कर लेते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिल करके नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 2 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हमारा विधायिका है, यानी जहां पे विधायक होते हैं। तो वो 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं कौन? एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। आपको एक चीज और याद होगा
जब हमने इस पे बात की थी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो एक शब्द आया था निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में सारे विधायक शामिल होते थे और केंद्र शासित प्रदेश की ये जो दो स्टेट हैं, एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी, यहाँ के विधायक भी शामिल होते थे। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कुछ आर्टिकल होगा इसमें, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो इसका आर्टिकल हो गया 280, मैंने बताया था कि 280 के तहत गठन होता है। और 339 क 5, ये क का 2 बार छप गया है, तो ये हो गया 2 3 9 क के सबसेक्शन 5। इसके तहत जो है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब मजेदार बात यह है कि अगर कोई नया संघ राज्य क्षेत्र बन जाता है और नए संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका बना दिया जाता है, जहां पे एक अपना मुख्यमंत्री होगा, तो वहां की नियुक्ति, वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे? 239 क 5 के तहत। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जैसा प्रधानमंत्री वाले केस में होता है कि प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वैसे ही संघ राज्य क्षेत्र में यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, प्रसाद का मतलब होता है प्रश्न, और पर्यंत मतलब जब तक वो खुश है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चुनी हुई सरकार है, यानी अगर उसकी मेजोरिटी है, जैसे दिल्ली की बात करें, अभी केजरीवाल की सरकार है, मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार है, मानना क्या है, लेकिन अगर उसका उदाहरण लेता हूं तो कुल 70 सीट है दिल्ली में और 45 सीट माना कि केजरीवाल के पास है। तो ऐसा नहीं है प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब कि 45 सीट केजरीवाल के पास रहते हुए भी बीजेपी के पास मान लीजिए कि बाकी सीटें हैं, कितना बच गया? 50 और 35 सीटें मान लीजिए बीजेपी के पास, सॉरी 25 सीटें बीजेपी के पास। तो राष्ट्रपति ऐसा करेंगे कि बीजेपी वाले पक्ष को बोलेंगे कि तुम सरकार बनाओ, या फिर इस सरकार को गिरा देंगे। ऐसा अधिकार नहीं है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब ये है कि जब तक बहुमतों से हासिल रहता है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आपको याद होगा 74, 75 ऐसा आर्टिकल कुछ आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, और आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। तो ये तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं किया जाता, इनका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्य मिलकर इनका निर्वाचन करते हैं। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना चाहिए कि 66 के तहत राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि जैसे राष्ट्रपति को सारा जो नियम कानून है, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें उसको मालूम है। यदि कोई विधि का प्रश्न उठता है और उसको लगता है कि नहीं, मेरे से बेहतर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो जानते हैं, तो मैं उनसे पूछूं, तो संवैधानिक रूप से वो पूछ सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत उसको अधिकार दिया गया है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सके, और कौन कौन से विषय पे? विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है? ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा फंसाने वाला है। इसका ऑप्शन आप जब देखेंगे तो ये देखिए, अध्यादेशों का प्रख्यापन, इसमें सारा जो काम है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें पूछा है राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। शब्दशः राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। दो चीजें होती है, एक तो होता है शक्ति और एक होता है अधिकार। सारे काम को तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें कुछ शक्तियां हैं और कुछ अधिकार में बटे हुए हैं। तो इसमें शक्ति की बात करें तो अध्यादेश प्रख्यापन की शक्ति राष्ट्रपति का है,
उच्चतम न्यायालय के परामर्श करना ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। अभी देखा मैंने बताया अभी आर्टिकल 143। अध्यादेश कौन सा आर्टिकल है? 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3। क्षमादान करने की शक्ति कौन सा है? ये शायद 72 होगा, आगे देख लेंगे। अभी मैं इस आर्टिकल में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। बाकी संसद के सदनों को संदेश भेजने का जो विषय है वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि उसके शक्तियों में आता है। आइए देखते हैं। संसद के सदनों को संदेश भेजना आर्टिकल 86 में शामिल है। ये उसके अधिकार है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का ये अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्ति, मैंने 72 ही लिखा था, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। 123 अध्यादेश निर्गत करने की उसकी शक्ति है और 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। तो इस तरह शब्दशः शक्ति के रूप में लेंगे तो ये तीन चीजें हो जाएंगे, 72, 123, 143। आइए देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे। तो क्या यह अधिकार प्राप्त है उसको? बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्या यह अधिकार है? आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा क्षमादान शक्ति 72 के बारे में, आपातकाल की घोषणा हमने देखा है, अध्यादेश 1, 2, 3 के बारे में भी देखा। आपातकाल की 3 तरह की घोषणाएं होती है, एक होता है 352, 356 और 360। ये 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास तो है। आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो तो देख लिए 143। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय को हटाए जाने के विषय में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के विषय में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो होगी वो संसद करेगी। संसद के थ्रू उसे हटाया जा सकता है, सांसद वोटिंग करेंगे तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन वोटिंग तो करेंगे, लेकिन उसका कुछ अधिकार होना चाहिए कि कुछ पैरामीटर होना चाहिए जिसके तहत वो उसको हटाए। मतलब संसद में इनिशिएट किया जा सके कि हाँ इस मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हम हटा रहे हैं। तो उसका पैरामीटर क्या है? पहला तो है, एक तो है कदाचार और दूसरा है असमर्थता। मतलब या तो कदाचार का दोषी होगा या तो असमर्थ होगा अपने कार्यों को करने के लिए, तब उसको हटाया जा सकता है। और हटाया कैसे जाएगा उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। मान लीजिए कि संसद में कुल 500 सदस्य हैं। अभी केवल एक सदन को लेते हैं, लोकसभा को लेते हैं। 500 सदस्य हैं, तो 500 सदस्य में से 251 सदस्य का समर्थन होना चाहिए कि हाँ इसको हटाना है। और जितने भी सदस्य वोटिंग के लिए उपस्थित होते हैं, 2 तरीके के सदस्य हैं। मान लीजिए 500 सदस्य हैं तो हो सकता है कि 500 में से 100 सदस्य तो वोटिंग के लिए आए ही ना, अब आए 400 सदस्य, तो 400 सदस्य का 2/3 उसको हटाने के लिए वोट करें। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 एकम 3 3 3 9 3 दूना 6 6 2। इस उदाहरण के अनुसार मैं आपको समझाने का यह प्रयास कर रहा हूं कि माना कि 500 सदस्य थे, संसद में 500 सदस्य थे, 500 में से 100 सदस्य वोटिंग के लिए नहीं आए, 400 सदस्य ही वोटिंग के लिए आए, तो 400 का 2/3 सदस्य संख्या उसको हटाने के पक्ष में समर्थन मिलना चाहिए। यानी 266 मत उसको मिलना चाहिए कि हाँ इसको हटाना है। और 266 जितना भी उसको मत मिलता है, उसको हटाने के विषय में जितना मत उनको मिलता है, वो हमेशा संसद की संख्या यानी सदन के संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। आप एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं। माना कि 500 सदस्य थे पहले भी, अभी भी 500 सदस्य हैं।
हमको चाहिए 251 मत चाहिए, जो कि हट जाएगा, लेकिन 200 सदस्य अनुपस्थित हुए। अब बचे 300 सदस्य, तो 300 का 2/3, 3 एकम 3, 100 हो गया। 100 इसको 2 से गुणा कर दिए तो आ गया 200। अब देखिए ये भी उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 ही है, लेकिन ये 251 से कम है, तब की स्थिति में राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जितना भी सदन संख्या है, सदन का संख्या है, उसका बहुमत हो और जितने उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनमें 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए हटाने के लिए। यही प्रक्रिया लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में अपनाई जाएगी, या हो सकता है कि पहले राज्यसभा में अपनाया जाए, उसके बाद लोकसभा में अपनाया जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिएगा। कभी हम बात करेंगे साधारण बहुमत पे क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, तात्कालिक बहुमत क्या होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इस पे, और बहुत कहीं कहीं प्रश्न आ जाते हैं और एक लाइन में यही लिख देता है साधारण बहुमत, या फिर कभी पूछ ही लिया कि साधारण बहुमत क्या है, 3-4 सेंटेंस दे दिया, तो आप कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए एक दिन अपन बात करेंगे इस पे, सारे बहुमत के विषय में हम करेंगे बात, जब हमारा संसद का प्रश्न चलेगा इसके बाद, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने के लिए 5 तरह की शक्तियां दी गई हैं। उसमें एक तो क्षमा है, जिसमें पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाता है, एक लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और एक रोक है। एक निरंतरता और एक विराम, 2 जो है शामिल नहीं है इसमें। सॉरी, ये रोक और निरंतरता 2 चीजें शामिल नहीं है। विराम है, विराम को कुछ और बोला जाता है, रुकिए मैं बताता हूं। परिहार बोला जाता है, इसलिए मेरे दिमाग से वो निकल गया थोड़ा, परिहार बोला जाता है। तो 5 तरह की शक्तियां उसको है क्षमादान के विषय में। पहला कि वो दंड को पूर्ण तरीके से क्षमा कर दे। दूसरा प्रविलंबन, या थोड़ा देर के लिए टाल दे। विराम या परिहार, कुछ समय के लिए रोक दे। निलंबन, पूरी तरह से निलंबित कर दे, या दंड को थोड़ा सा कम कर दे। तो इस तरह से 5 तरीके के अधिकार उसको प्राप्त हैं क्षमादान के तहत राष्ट्रपति को। इसमें आपका रोक और निरंतरता जो 2 वर्ड है वो शामिल नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएगा। कुल मिला के इसमें ऐसा प्रश्न कभी आता है आपसे, तो ये जान लीजिएगा, अगर आप पढ़ पाएंगे कि कौन सा संवैधानिक विभाग है, कौन सा असंवैधानिक विभाग है, यानी जो संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, कौन सा संवैधानिक आयोग है और कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है। जो भी संवैधानिक आयोग नहीं होगा, सामान्यतः उसका राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन जो भी संवैधानिक आयोग होगा उसका निश्चित रूप से राष्ट्रपति से संबंध होगा। तो संविधान में 280 में वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, ये वाला 280। लोक लेखा समिति प्रतिवेदन, इस पे बात करते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी संवैधानिक निकाय है, ये भी संवैधानिक निकाय है और ये भी संवैधानिक निकाय है। लोक लेखा समिति जो होता है, जब हम संसद पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरे डिस्क्राइब करके। लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति का काम होता है कि जो भी कैग का रिपोर्ट आ रहा है उसकी जांच करे। बाकी संसद वाले चैप्टर में हम और इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं, निम्न, ये आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। देखते हैं, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो है, कोई बिल आता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। कल भी हमने बात किया था आर्टिकल संविधान संशोधन 44 के बारे में, जो 1978 में हुआ था। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, इस पे अभी बात करते हैं।
लोकसभा को भंग करना, तो ये भी है, किसकी परामर्श पे करेगा? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जिसको कैबिनेट बोला जाता है, या फिर मंत्री परिषद। मैंने कल भी बताया था आपको कि मंत्री परिषद शब्द का उपयोग किया गया संविधान में, न कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शब्द का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी आपको पता ही होगा, आर्टिकल 74, 75 में बहुत अच्छे से लिखा गया है इसको। बात आती है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो पहली बात तो कोई भी वित्तीय बिल जब आता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से आता है, और कोई भी वित्तीय बिल जब आएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए तो उसे लौटा नहीं सकता। ये अनुच्छेद 111 के तहत लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत इसको शामिल किया गया है। अब दूसरी बात, दो तरह के बिल होते हैं जिसको राष्ट्रपति सामान्यतः विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। एक तो होता है ये वित्तीय बिल, और दूसरा होता है संविधान संशोधन का कोई विधेयक अगर उसके सामने आता है। तो दो टाइप के विधेयक को, एक वित्तीय विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को, वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते, उनको साइन करना ही पड़ता है। आइए देखते हैं आगे कुछ। आगे अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर क्विज को डेली दीजिए, रोज आ रहा है। टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से थोड़ा पढ़ें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत मेहनत किया है हमने डिस्क्रिप्शन पे, और टेस्ट को 5 से 6 बार जरूर दीजिए। 2018-19 की बात करें तो 32 से अधिक, और 2019-20 की बात करें जो लास्ट ईयर हुआ उसमें 40 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं करना चाहते तो करंट अफेयर क्विज को दीजिए, जो फ्री टेस्ट है उनको जरूर दीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, जिससे आप इस कंटेंट का PDF भी पा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और एक चीज और बात भूल गया कि आप इसको थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो। और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।